Hello students, good evening. Welcome to all on your beautiful channel Science Education Hub. My name is Nihal and we are going to start a particular chapter cell in biology. तो सेल स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले उसको समझेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसके नाम को डिकोड करेंगे, उसके बाद फर्दर हम सेल पर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ये समझना है कि सेल क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद सेल का कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, कैसे फंक्शनल यूनिट है, ये सब सारी बातें हम समझेंगे। बस आराम से समझेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा, बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी, ठीक। बायोलॉजी में इसके नाम को अगर डिकोड करें तो नाम को डिकोड करने पे दो चीजें सामने आती हैं। फर्स्ट इज बायो, बायो मतलब लिविंग, लिविंग, बायो इट मीन्स लिविंग। और लॉजी का मतलब, लॉजी आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक है, कहीं भी आपको लॉजी दिख जाए तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसका मीनिंग क्या लेंगे, स्टडी, ठीक है। बायोलॉजी लिविंग, बायो का बायो मीन्स ऑफ लिविंग, लॉजी इट मीन्स ऑफ स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड द बायोलॉजी। अर्थ पे लिविंग बींग्स की स्टडी करना बायोलॉजी होती है, ठीक है। अर्थ पे लिविंग बींग्स का मतलब समझ लेते हैं। लिविंग बींग्स में प्लांट्स और एनिमल्स, हम दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया की बातें करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं बायोलॉजी का। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये है बायोलॉजी की डिफिनेशन। क्लियर नाम से डिनोट करेंगे तो क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा कि क्या है डिफिनेशन बायोलॉजी की। बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आज से याद रख लेंगे, जहां कहीं भी सफिक्स में लॉजी आ जाए इट मीन्स ऑफ स्टडी, तो भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल, सेल पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक टर्म आता है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी, फिर से हम वही काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम नाम को डिकोड करेंगे। इसमें भी दो टर्म्स है, साइटो और लॉजी। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ लॉजी, ध्यान से देखिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेंगे तो आगे कोई भी अगर आपको ऐसा टर्म दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होने वाला है। तो समझते हैं, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मीन्स ऑफ सेल, लॉजी स्टडी। तो इसको क्या बोल देंगे, द स्टडी अबाउट द सेल, द स्टडी अबाउट सेल इज साइटोलॉजी, इट्स कॉल्ड साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। हमने समझ लिया बायोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे सेल क्या चीज होती है, ठीक है। बायोलॉजी समझ लिया, जिसके अंदर हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे, सेल। उसका पूरा नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं सेल क्या होते हैं। सेल, 9th क्लास
में अगर आप होंगे, या आप 9th से 10th में होंगे, या 11th में या 12th में होंगे, या आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग से आपने पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद आज ही समझते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझते हैं स्ट्रक्चरल कैसे हुआ और फंक्शनल कैसे हुआ। पढ़ते सब होंगे, पता सबको होगा, पर एक्चुअल इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सेल स्टार्टिंग है, बेस है पूरे के पूरे बायोलॉजी का। आप जो पूरा 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, आपके पूरे बायोलॉजी का जो है बेस है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल कैसे हुआ? स्ट्रक्चरल ये ऐसे हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल कैसे है। एग्जाम्पल ये है आपकी आरबीसी। अब बोलेंगे सर आरबीसी तो जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बट ध्यान देंगे उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल जो है वो मिल के क्या बना रहे हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बाद में क्या करते हैं, वो लोग भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, करने के बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम सेल करते हैं। बेसिक, सबसे बेसिक अगर हम देखें आरबीसी, ठीक है, तो उसका भी शेप होता है, बाई कनकेव शेप होता है, 7 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है आरबीसी का। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल। ठीक है, अब समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं सेल को, क्यों बोलते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंक्शनल इसको क्यों बोलते हैं, अब इसको समझते हैं। इसको फंक्शनल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, हम डाइजेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, डाइजेशन के लिए सेल्स होती हैं स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारा जो है डाइजेशन होता है फूड का। सिक्रीशन कैसे होता है? किडनी है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गन बना है, मतलब देखो एक एक सेल मिलके टिश्यू बना है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, उससे क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है। डाइजेशन हो रहा है, हम जो फूड इंजेशन कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डाइजेशन करा रहा है, एक्सक्रीशन करा रहा है, सेल डिवीजन कराएगा, तो ये सब क्या है? फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसको सटीक डेफिनेशन फंक्शनल की ये होगी। अगर फंक्शनल लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फंक्शनल ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। फंक्शनल इसलिए उसको बोला जाता है, और यूनिट ऑफ लाइफ, एक यूनिट तो है ही सेल। ठीक है, क्योंकि सेल से ही आगे चल के टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन बनेंगे, फिर उसके बाद पूरा ह्यूमन और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। मल्टी सेलुलर अभी समझेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें अगर लिख लिए होंगे तो नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा।
इसके बाद देखते हैं कि हमने पढ़ तो लिया कि सेल क्या होता है, ठीक है, सेल के बारे में जान लिया कि उसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, बट सेल आया कहाँ से, ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की। तो अब पढ़ेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग थे, अलग अलग काम किया था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक थे। तो लिख लेते हैं रॉबर्ट हुक। He discovered dead cells in 1665 on oak plant. ओक प्लांट का साइंटिफिक नेम भी है क्यूरकस सुब्रस, QUERCUS, क्यूरकस सुब्रस, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो थे, ही डिस्कवर्ड डेड सेल इन 1665 ऑन ओक प्लांट क्यूरकस सुब्रस। फर्स्ट जो सेल की डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी एक ओक का प्लांट होता है, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्यूरकस सुब्रस होता है। उन्होंने उस प्लांट पर सेल का डिस्कवरी की और उन्होंने डेड सेल्स देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। बहुत कंफ्यूजन होती है डेड सेल्स में और लिविंग सेल्स में, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये डिस्कवर्ड डेड सेल्स, ठीक है, इन 1665 में ऑन ओक प्लांट, ठीक है। बट इनको अपीयरेंस कैसी नजर आई थी, देखते इनको अपीयरेंस जो है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा था। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, दो बेंजीन जैसे होते हैं ऐसे, ठीक है, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर देखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, वो भी ओक के प्लांट में, और ये डेड सेल्स को देखा था इन्होंने, ठीक है। इनकी डिस्कवरी ये थी। फिर मैंने अभी आप एक और नाम लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रॉबर्ट हुक में, रॉबर्ट ब्राउन में। तो देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। हाँ, एक बात और जो है, इन्होंने जो डेड सेल्स बताए थे उनका नाम इन्होंने सेल्यूले रखा था। He called the dead cell cellulae, ठीक है, उन्होंने इसका क्या नाम रखा था, सेल्यूले रखा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। हालांकि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई है उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम अभी यहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी में रॉबर्ट ब्राउन का नाम, उनकी डिस्कवरी का, तो हम इसको जानेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। दे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब हमें ये तो पता है कि डेड सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी ओक के प्लांट पे, और उसको सेल्यूलोए नाम दे दिया इन 1665। बट हम तो ये जानते हैं कि सेल लिविंग है, पर डिस्कवरी तो डेड सेल की हुई थी। तो ऐसा कैसे हो गया कि सेल जो है वो लिविंग बोला जाने लगा और डिस्कवरी डेड हुई थी, डेड सेल्स की हुई थी।
तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। कई जगहों पर इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। पर फर्स्ट जो डिस्कवरी इनकी सबसे अच्छी डिस्कवरी थी वो सेल को लेकर थी। ही फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट द लिविंग सेल्स। इन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में पहले बताया था। पहले डेड सेल्स के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया, उसके बाद फर्स्ट डेड लिविंग सेल्स के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया। लिख लेते हैं इसमें। ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। नाम थोड़ा लिखिएगा अच्छे से, क्योंकि कभी इनका ऐसा नाम है कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक काफी बड़ा नाम है। तो ही फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी लिविंग सेल्स की। अब लिविंग सेल्स की डिस्कवरी कर दी जैसे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की डिस्कवरी की ओक के प्लांट पर, ठीक है, ओक के प्लांट पर। तो ऐसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है डिस्कवरी की थी मोटाइल स्पर्मेटोजोन्स, जो मेल स्पर्म होता है, मोटाइल मेल स्पर्म, उन उसको इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। He discovered on motile male spermatozoans। मेल लिखना थोड़ा सही नहीं होगा, तो मोटाइल स्पर्मेटोजोन्स, मोटाइल स्पर्मेटोजोन्स एंड सम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया उस टाइम पे हम उनको रिसर्च करने के लिए मिले कहाँ से? द स्क्रैच ऑफ टीथ, दांत का स्क्रैच जो है उन्होंने लिया था, स्केच किया था, थोड़ा सा दांत को खुरचा था, और उसकी जो है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बैक्टीरिया पर, मोटाइल स्पर्मेटोजोन्स पर, इसको जो है थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि जरूरी है। एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिविंग सेल्स, इसको भी करेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, he first discovered living cells. He discovered on motile spermatozoans and some bacteria। इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी डेड सेल्स की इन 1665 में, ओही ओक के प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम है क्यूरिकस सुब्रस, ठीक है। इनको कैसी अपीयरेंस दिखी थी? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? उन्होंने अलग डिस्कवरी की थी, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन, फिर उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम पे लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किस पे की थी? उन्होंने स्पर्मेटोजोन्स लिए थे, ठीक है, स्पर्म्स, ठीक है, मोटाइल स्पर्म। हम सब जानते हैं आज के टाइम पे इतना सबको आइडिया होगा कि स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। और क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया था। बैक्टीरिया कहाँ से लिया था? स्क्रैच ऑफ टीथ से, दांत के को खुरच के थोड़ा सा बैक्टीरिया लिया था और स्पर्म लिया था। और फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है। इतनी बात समझ में आई होंगी। और मैं साइड हो जा रहा हूँ, ले लीजिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा।
इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि सेल लिविंग होती है, सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद हमें ये भी पता चला कि सेल लिविंग होती हैं। पर इसके बाद एक क्वेश्चन मन में हमेशा आता है कि एक सेल है वो लिविंग है तो क्यों है और कैसे। अगर लिविंग है, हम बोल रहे हैं एक सेल लिविंग है, तो मन में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए या आया होगा कि क्यों है और कैसे है, या क्या ऐसी चीज है उसके अंदर जो वो लिविंग है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट मेक्स अ सेल इज लिविंग? व्हाट मेक्स अ सेल इज लिविंग? क्या ऐसी चीज है जो एक सेल को लिविंग बनाती है? ठीक है, इसका दो आंसर होगा। फर्स्ट आंसर ये होगा कि जो सेल्स होती हैं उनका एक फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। पहले तो समझ लेते हैं डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर है जो लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, एक्सेप्ट ये है कि वो जो नॉन लिविंग्स हैं उसमें बिल्कुल भी ना पाई जाए। ठीक है, वो डिफाइनिंग फीचर होती है, मतलब डिफाइन करती कि हाँ ये चीज लिविंग है। अगर वो चीज नॉन लिविंग में भी दिखने लगी वो फीचर, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका आंसर है, पहला जो इसका आंसर है उसको ध्यान से देखते हैं क्या है, फिर समझाऊंगा आराम से। पहले लिख लेते हैं व्हाट मेक्स अ सेल इज लिविंग। फर्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। is defining feature of all living organisms. Of all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी इस लाइन का ना मतलब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है, हमने यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स। ठीक है, सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। कैसे डिफाइनिंग फीचर है? जो पहले प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो डिवाइड करती है। पहले देखो क्या होता है, सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, वो डिवाइड करते हैं, वो फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू में मतलब कन्वर्ट करते हैं खुद को। ठीक है, अगर वो परमानेंट टिश्यू में खुद को कन्वर्ट ना करें तो जो ट्री है वो ना तो अपना लैटरल ग्रोथ कर पाएगा, न ही वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कर पाएगा। ऐसा ही एनिमल के अंदर है, मतलब हमारे अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी अगर हमारा सेल डिवीजन ना करे तो हमारा टिश्यू बनेगा ही नहीं। न तो एपिथेलियल टिश्यू बनेगा, न ही मस्कुलर टिश्यू बनेगा, न ही न्यूरल टिश्यू बनेगा, कोई टिश्यू नहीं बनेगा, और न ही इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा। तो सेल लिविंग है, डिवीजन करता है, और डिफाइनिंग फीचर क्या है इसका कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है, मतलब सेल साथ साथ में आके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा, एक ऑर्गन, पूरा कंप्लीट ऑर्गन बनाएगा, और कंप्लीट ऑर्गन पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनाएगा, क्या एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। समझ में आया होगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि सेल लिविंग है। उसका पहला रीजन ये है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, और कोई ये हवा में बातें नहीं हो रही है, एनसीईआरटी की लाइनिंग है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, एनीथिंग लेस देन अ सेल can't survive independently एनीथिंग लेस देन अ सेल कांट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। इस चीज का मतलब समझते हैं कि इस चीज का मतलब क्या होता है। ठीक है,
एनीथिंग लेस देन अ सेल। सेल के अंदर आज इतना तो सबको पता होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बहुत जाहिर सी बात है कि लोग ये सेल को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना सब जान लेते हैं, पर अब यहीं पर लॉजिक लगाने वाली बात यह है कि सेल जो है वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनल्स किसके अंदर है? सेल के अंदर है, ठीक है। तो अगर सेल से, अब ये सारी चीजें सेल के अंदर है तो सेल से छोटी होंगी, साइज में छोटी होंगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। एनीथिंग, एक सेकेंड रुकिएगा, एनीथिंग, ठीक है। अब समझते हैं, एनीथिंग लेस देन अ सेल, कुछ भी लेस देन अ सेल, एक सेल से कम, या तो उसका कोई ऑर्गेनल हो गया, उससे सेल से कोई छोटा चीज उसका कोई ऑर्गेनल हो गया, या बैक्टीरिया हो गई, सेल से कम है, ठीक है, साइज में भी कम है, या वायरॉइड हो गया, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ होता ही नहीं, नेकेड होता है एकदम, है ना। तो एनीथिंग इज लेस देन अ सेल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको वायरॉइड का मिलेगा। सेल से कम, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है, और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। जब उसको होस्ट मिलेगा, मतलब आपकी बॉडी मिलेगी, तब वो क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता वायरॉइड। वायरस भी इसी प्रकार से है, जब तक आपकी बॉडी उसको नहीं मिलती वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनल्स हैं, जब तक वो सेल के अंदर हैं तब तक तो सर्वाइव कर रहे हैं, अगर सेल से बाहर निकाल दिए जाए तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनीथिंग इज लेस देन अ सेल, कुछ भी, वायरस, वायरॉइड, लाइकेन, प्रियॉन्स, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, वायरस, वायरॉइड या सेल से कम हो कुछ, तो वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सर्वाइव नहीं कर सकता ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसलिए सेल बहुत जरूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। समझ में आया? दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। द टाइप ऑफ सेल्स। जनरली हम दो टाइप्स के सेल्स ही पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम यूनिसेलुलर, एक पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। एक पढ़ते हैं हम यूनिसेलुलर, एक पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर। फिर मैं एक ही बात रिपीट करूंगा दोबारा से, नाम को डिकोड करो। डिकोड कैसे करना है? अलग अलग करो, यूनी एंड मल्टी। यूनी का मतलब ये होता है वन, सेल्यूलर का मतलब हम सब अब जान गए हैं, सेल। मल्टी का मतलब होता है मेनी, मतलब ढेर सारे। सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। अब समझेंगे। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर केवल सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट, सिंगल। only single cell present is called unicellular, ठीक है। केवल एक ही सेल प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर बोल देंगे। और मेनी सेल्स प्रेजेंट, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? मल्टीसेलुलर बोल देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर तब क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है।
नाम से डिकोड करके हमने डिफिनेशन तो निकाल लिया कि जिसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिसमें ढेर सारे सेल्स होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। पर इसका एग्जांपल समझते हैं। यूनिसेलुलर हम किसको बोल रहे हैं? अब देखिए इसका लिंक बहुत अच्छा है। यूनिसेलुलर में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल है इसलिए उसको लिविंग बोल दिया, ठीक है। सिंगल सेल है इसलिए लिविंग बोल दिया। अगर वो सेल नहीं होते, केवल ऑर्गेनेल होता या उनके अंदर सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल होता तो हम उनको कभी भी लिविंग नहीं बोलते। सिंगल सेल भले ही एक सेल है पर है, सेल है इसलिए वो लिविंग है। तो ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट इसका यूनिसेलुलर, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोन्स, ठीक है। फिर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। तो मल्टी सेलुलर में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो देखकर ही लगता है, ठीक है, क्योंकि इनमें ढेर सारे सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो अपना अलग अलग टास्क है, अलग अलग फंक्शंस जो है करते हैं। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जैसे ह्यूमन हो गया, वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, उसका अलग अलग सेल अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गया, ठीक है, इट इज एक्सेट्रा, ठीक। अब एक एक जो है टर्म्स इसमें और इंक्लूड करते हुए देखेंगे क्या है। यूनिसेलुलर जब हम बोल रहे हैं तो हम बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे से लिंक होंगी, ये स्टेटमेंट ये और यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्वेश्चन अब उठना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सर्वाइव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये एटलीस्ट सिंगल सेल तो है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स लिविंग तो हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? एनीथिंग लेस देन अ सेल, सेल से कुछ भी कम, तो वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होगी। बट यूनिसेलुलर है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। 2 पॉइंट्स। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो इसमें ये जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ऑलरेडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एक्सक्रीशन का टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई डाइजेशन का टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई सेल्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइड हो गए हैं, वो रेस्पायरेशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें भी एक पॉइंट लिख लेंगे कि इसके सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टास्क जो है करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। यहाँ तक कि आज का लेक्चर जो है थोड़ा लाइट रखेंगे, जितनी बातें बताया होगा आई होप कि समझ में ज़रूर आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लेक्चर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं इसके आगे की लेक्चर की आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।